नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है एग्जाम एंड के इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मेसोलिथिक पीरियड। और पिछले कुछ लेक्चर्स में हमने देखा था ह्यूमन इवोल्यूशन, पैलोलिथिक एज एंड पैलोलिथिक एज के अलग अलग पार्ट्स। तो अगर आप CUET PG 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एग्जाम एंड के इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये बैच हमने मेनली CUET PG के बच्चों के लिए ही स्टार्ट किया है। लेकिन अगर आप हिस्ट्री के किसी भी एग्जाम का प्रिपेयर कर रहे हैं तो भी आपकी हिस्ट्री की बेसिक जानकारी इससे मजबूत हो जाएगी। तो आप हमारे एग्जाम हंट के इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। और आप एग्जाम हंट के इस ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिसपे आपको फ्री में सारे नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। क्लास के सारे नोट्स आपको वहाँ पे फ्री में मिल जाएंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मेसोलिथिक पीरियड। हम स्टोन एज पढ़ रहे हैं और पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था पैलोलिथिक एज एंड पैलोलिथिक एज के 3 पार्ट्स, और आज हम बात करेंगे मेसोलिथिक पीरियड की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मेसोलिथिक एज का टाइम पीरियड देख लेते हैं सबसे पहले। तो इसका टाइम पीरियड क्या है? 10,000 टू 4,000 BC, 10,000 से 4,000 ईस्वी पूर्व मेसोलिथिक पीरियड का समय आता है। मध्यपाषाण शब्द का सबसे पहले प्रयोग हॉर्डर माइकल स्ट्रूप ने किया था। हॉर्डर माइकल वेस्ट्रूप ने सबसे पहले मध्यपाषाण शब्द का यूज किया था। तो द टर्म मेसोलिथिक वाज फर्स्ट यूज्ड बाय हॉर्डर माइकल वेस्ट्रूप। इस समय जो टूल्स थे वो माइक्रोलिथ्स कहलाते थे। मेसोलिथिक पीरियड के टूल्स क्या कहलाते थे? माइक्रोलिथ्स, क्योंकि इस समय तक आते आते टूल्स जो थे वो छोटे हो गए थे। माइक्रोलिथ्स का मतलब छोटे टूल्स, छोटे पत्थरों के बने हुए औजार। तो हमने पढ़ा था पैलोलिथिक पीरियड में उस समय क्वार्टजाइट पत्थरों का यूज होता था टूल्स बनाने के लिए, जिसमें कि एक क्वार्टजाइट मतलब एक कठोर पत्थर, एक इस तरह से शेपलेस पत्थर होते थे, उसका यूज होता था। लेकिन यहाँ तक आते आते औजार जो है वो छोटे हुए, टूल्स हमारे स्मॉल हुए, एंड इसका नाम क्या है? माइक्रोलिथ्स। भारत में सबसे पहले 1867 में CL कार्लाइल ने विंध्याचल क्षेत्र में इसकी खोज की थी। तो सबसे पहले किसको मिला था ये एविडेंस? 1867 में CL कार्लाइल को। मध्यपाषाण काल में औजार बनाने की तकनीक क्या कहलाती है? फ्लूटिंग कहलाती है। मेसोलिथिक पीरियड में जो टूल्स बनाने की टेक्निक्स है उसको फ्लूटिंग कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? फ्लूटिंग। द स्टोन टूल्स ऑफ मेसोलिथिक पीरियड एरिया ऑफ रिलेटिवली स्मॉल साइज, क्योंकि इसकी साइज जो है वो स्मॉल हो गई थी रिलेटिवली पहले की अपेक्षा, एंड इसको बोला गया माइक्रोलिथ्स। तो मेसोलिथिक पीरियड में आते आते पत्थरों की साइज जो है छोटी हो गई थी, क्योंकि उनका बुद्धि जो है वो पहले से तेज हुआ और वो पत्थरों को एक शेप के रूप में देने लगे और माइक्रोलिथ्स का उपयोग करते थे। इसकी लंबाई 1 to 8 सेंटीमीटर होती थी। इसकी लेंथ जो होती थी वो 1 to 8 सेंटीमीटर होती थी। इन्हें उपयोग से पहले लकड़ी या हड्डी के औजारों पर लगाया जाता था। इस तरह से इनको लकड़ी के टूल्स पे इस तरह से फिक्स किया जाता था, देन इसका यूज किया जाता था। इस तकनीकी विकास के परिणाम स्वरूप धनुष और बाण का विकास हुआ। तो सबसे पहले धनुष और बाण का विकास कब हुआ था? तो मेसोलिथिक पीरियड में हुआ था। सबसे पहले धनुष और बाण का विकास कहाँ पे हुआ था? कौन से काल में? मेसोलिथिक पीरियड में। अब इसके द्वारा छोटे जानवर और पक्षियों का भी शिकार होने लगा था, क्योंकि टूल्स जो है पहले की अपेक्षा थोड़े शार्प हुए थे। तो अब इससे जो है छोटे जानवर और पक्षियों का भी शिकार होने लगा था। लकड़ी की डोंगी के सर्वप्रथम निर्माण का श्रेय मध्यपाषाण काल के लोगों को दिया जाता है। तो इस समय जो है स्मॉल एनिमल्स और बर्ड्स का भी हंटिंग होने लगा था, एंड द क्रेडिट फॉर द फर्स्ट कंस्ट्रक्शन ऑफ वुडन कोन्स इज गिवन टू द पीपल ऑफ द मेसोलिथिक पीरियड। तो सबसे पहले लकड़ी की डोंगी का प्रमाण कहां से मिलता है? मेसोलिथिक पीरियड से। तो लकड़ी की डोंगी का प्रमाण मिल रहा है सबसे पहले मेसोलिथिक पीरियड से। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि कौन कौन सा साइट है जहां से एविडेंसेस मिले मेसोलिथिक पीरियड के। तो सबसे पहले गुजरात, यहाँ से लंघनाज, रतनपुर, कनेवल और लोटेश्वर। गुजरात से, आंध्र प्रदेश से नागार्जुनीकोंडा, गिद्धलूर एंड रेनीगुंटा। कर्नाटक से बेल्लारी में संगनकल्लू। ये एविडेंसेस यहाँ से हमें मेसोलिथिक पीरियड के एविडेंसेस प्राप्त हुए हैं। तमिलनाडु से तिन्नेवेली, टेरी समूह। वेस्ट बंगाल से बर्धमान में बीरभानपुर। MP से रायसेन में भीमबेटका और होशंगाबाद में आदमगढ़। उत्तर
प्रदेश से मिर्जापुर में मुरहना पहाड़, बगही खोर लेखैया, इलाहाबाद में चुपानी मांडो, महरूडी, प्रतापगढ़ में सराय नाहर राय, महदहा और दमदमा। तो ये जो है इन स्थलों से हमें एविडेंसेस मिलते हैं मेसोलिथिक पीरियड के। तो एक बार हम मैप में देख लेते हैं। तो सबसे पहले गुजरात, यानी कि गुजरात से कभी कभी मैप भी आ जाता है मैपिंग करने के लिए एग्जाम में, तो आप इसको देख लें। देन आंध्र प्रदेश, देन तमिलनाडु से मिले हैं इसके एविडेंसेस। वेस्ट बंगाल से मिले हैं, वेस्ट बंगाल से, एंड एमपी से, यूपी से। तो इसके एविडेंसेस कहां से मिलते हैं? गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश एंड एमपी। तो ये मेसोलिथिक पीरियड के कुछ इंपॉर्टेंट जो है वो भारत में इंडिया के कुछ इंपॉर्टेंट स्थल है जहां पे इसके एविडेंसेस मिले हैं। अब हम बात करते हैं कुछ की फैक्ट्स की, मेसोलिथिक पीरियड के कुछ की फैक्ट्स। तो इस समय जो है आदमगढ़ और बागोर से पशुपालन का सबसे पहला साक्ष्य मिलता है। तो पशुपालन के सबसे पहले द ओल्डेस्ट एविडेंस ऑफ एनिमल हस्बेंड्री फाउंड फ्रॉम आदमगढ़ एमपी एंड बागोर राजस्थान। तो राजस्थान के बागोर से और एमपी के आदमगढ़ से सबसे पहले एनिमल हस्बेंड्री का एविडेंस मिला है। तो सबसे पहले एनिमल हस्बेंड्री का एविडेंस किस समय पे आया था, किस समय में मिला है? तो वो मेसोलिथिक पीरियड में मिला है। एंड कहां से मिला है? आदमगढ़ और बागोर से। विश्व के सबसे पहले वृक्षारोपण का साक्ष्य। अब देखिए कि प्लांटेशन, वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट प्लांटेशन कौन से पीरियड में हुआ था? तो ये हुआ था मेसोलिथिक पीरियड में। सराय नाहर राय, प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश का एक जगह है सराय नाहर राय, यहाँ से पिलर्स लगे हुए झोपड़ी के साक्ष्य मिले हैं। तो यहाँ से क्या मिले हैं? पिलर्स लगे हुए झोपड़ी के साक्ष्य मिले हैं। कहां से? सराय नाहर राय, प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से। अब मानव अस्थि पंजर का सबसे पहला साक्ष्य प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश के सराय नाहर राय और महदहा से प्राप्त होता है। अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ ह्यूमन स्केलेटन। ह्यूमन स्केलेटन का सबसे पहला एविडेंस कहां से मिला है? सराय नाहर राय एंड महदहा से। हड्डी से निर्मित ऑर्नामेंट्स। अब देखिए मेसोलिथिक पीरियड में हड्डी से ऑर्नामेंट्स बनने लगे थे, तो इसका भी एविडेंस मिला है महदहा से। तो मानव अस्थि पंजर का यानी कि ह्यूमन स्केलेटन का सबसे पहला एविडेंस कहां पे मिला है? प्रतापगढ़ एंड सराय नाहर राय एंड महदहा से। और हड्डी से जो ऑर्नामेंट्स बने हैं उसका भी साक्ष्य सबसे पहले मध्य पाषाण काल में ही मिला है और वो भी महदहा से मिला है। विश्व का प्राचीनतम हस्त निर्मित मृदभांड, यानी कि वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट हैंडमेड पोट्री। हैंडमेड पोट्री अभी भी बनते हैं, लेकिन ये सबसे पहले कब बने थे? मेसोलिथिक पीरियड में बने थे। और इसका एविडेंस हमें कहां से मिला है? चौपानी मांडो से। यूपी के इलाहाबाद का एक जगह है चौपानी मांडो, यहाँ से हमें सबसे पहला हैंडमेड पोट्री का एविडेंस मिला है। हैंडमेड पोट्री का एविडेंस सबसे पहले चौपानी मांडो से मिला है। देन दमदमा से त्रिमानव समाधि के साक्ष्य मिले हैं, यानी कि त्रिमानव समाधि मतलब कि 3 लोगों को एक साथ दफनाया गया है। तो इसके एविडेंस कहां से मिले हैं? दमदमा से। शिकार करते मानव, नृत्य करता मानव और गेंडा का शिकार करते मानव आदि के चित्र भीमबेटका से मिले हैं। क्योंकि हमने पढ़ा था कि उस समय तक जो है लोअर पैलियोलिथिक पीरियड में हमने पढ़ा था, अपर पैलियोलिथिक पीरियड में हमने पढ़ा था कि रॉक पे पेंटिंग्स होना शुरू हो गया था। रॉक ड्राइंग, रॉक पे पेंटिंग्स बनाना उन्होंने शुरू कर दिया था अपर पैलियोलिथिक पीरियड में भी। लेकिन मेसोलिथिक पीरियड तक आते आते ये पेंटिंग्स जो है हंटिंग करते हुए ह्यूमंस को दिखाया गया पेंटिंग्स में, क्योंकि वो पत्थरों पे पेंटिंग्स बनाना स्टार्ट उन्होंने कर दिया था। या तो ये उनके मनोरंजन का एक साधन होगा या फिर उनके कल्चरल किसी एविडेंस का ये होगा कि उनका कुछ ऐसा कल्चर होगा कि उनको रॉक पे पेंटिंग्स बनाना है। तो इस तरह से वहां पे जो एविडेंसेस मिले हैं रॉक पे कौन कौन सी चीजें बनाई गई है, तो देखिए कि उस समय ह्यूमन हंटिंग, जो भी चीजें उस समय हो रही थी वो रॉक पे दिखाया गया है पेंटिंग के थ्रू। डांसिंग ह्यूमन, नृत्य करता हुआ मानव एंड गेंडा का शिकार करते हुए मानव को दिखाया गया है।
मध्य पाषाण युग की सबसे बड़ी बस्तियों में से एक है बागोर। बागोर राजस्थान, जो कोठारी नदी के किनारे है। गुजरात प्रांत में लंगनाज भी मेसोलिथिक पीरियड के इंपॉर्टेंट साइट्स है। लेखैया मिर्जापुर से ही 17 नरकंकाल मिले हैं। अब 17 ह्यूमन स्केलेटन कहां से मिले हैं? लेखैया मिर्जापुर से। एक जगह पे 17 नरकंकाल प्राप्त हुए हैं मेसोलिथिक पीरियड में। ये सब जो चीजें हमें मिल रही है मेसोलिथिक पीरियड में, ये सब पैलोलिथिक पीरियड में कहीं भी नहीं था, क्योंकि उस समय आइस एज था और मेसोलिथिक पीरियड तक आते आते पूरी तरह से आइस एज खत्म हो चुका था। तो इस समय के एविडेंसेस जो हैं वो पैलोलिथिक एज से अलग है। तो बहुत सारे चेंजेस हमें इस समय दिखाई दिए होंगे। तो इस समय के जो है एविडेंसेस भी वो अलग अलग मिल रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए 17 नरकंकाल के एविडेंस मिले हैं। कहां से? लेखैया मिर्जापुर से। मध्य पाषाण कालीन मानव आखेटक और पशुपालक थे, क्योंकि इस समय जो है एनिमल डोमेस्टिकेशन स्टार्ट हो चुका था। तो इस समय मानव जो है पूरी तरह से पशुपालक थे। और सबसे पहला जो पशु जिसको पाला गया था, सबसे पहला, वो प्रोबेबली बताया जाता है कि वो डॉग था। और वो कब पाला गया था? मेसोलिथिक पीरियड में। तो अगर आपसे ये पूछा जाए एग्जाम में कि सबसे पहला जो एनिमल था वो कब डोमेस्टिकेट किया गया था, तो मेसोलिथिक पीरियड में। और कौन सा एनिमल था? वो डॉग था। तो सबसे पहले मानव ने कौन से पशु को पालना शुरू किया? कुत्ते को। अब बागोर भीलवाड़ा राजस्थान कोठारी नदी के किनारे स्थित है, जो कि अभी हमने पढ़ा। ये प्रोबेबली सबसे बड़ा स्थल है मेसोलिथिक पीरियड का। भारत में सबसे बड़ा लार्जेस्ट मेसोलिथिक साइट इन इंडिया बागोर। बागोर से ह्यूमन स्केलेटन और सिस्टमेटिक ब्यूरियल्स के साक्ष्य मिले हैं, यानी कि एक लाइन से ये जो ह्यूमन स्केलेटन है और ब्यूरियल्स जो है उसको एक लाइन से ऐसे लगाया गया था और इसके एविडेंस मिले हैं। कहां से? बागोर से। सर्वप्रथम बूचड़ खाने का साक्ष्य मिला है मादाहा से। दमदमा से सबसे पहले 41 मानव शवाधान मिले हैं। 41 मानव समाधान मिले हैं। कहां से? दमदमा से। जबकि लेखैया से सबसे ज्यादा ह्यूमन स्केलेटन मिले। तो सबसे ज्यादा ह्यूमन स्केलेटन कहां से मिले हैं? लेखैया से। और 41 ह्यूमन स्केलेटन दमदमा से मिले हैं। मध्य पाषाण काल में धनुष बाण लकड़ी की डोंगी का निर्माण शुरू हो चुका था। और शवों को दफनाने की प्रथा कब स्टार्ट हुई थी? मेसोलिथिक पीरियड में। द प्रैक्टिस ऑफ बो एंड एरो, धनुष बाण का यूज होने लगा था और लकड़ियों का यूज होने लगा था। जो टूल्स बनते थे उसमें पीछे उसको लकड़ियों में सिचुएटेड करके इस तरह से फिक्स करके टूल्स बनाया जाता था। Fire was used in India in the last phase of the Mesolithic period or the Neolithic period, यानी कि आग का प्रयोग सबसे पहले कब हुआ था? मध्य पाषाण काल के अंत में और न्यूलिथिक पीरियड में। तो आग की खोज जो है वो तो पूरा पाषाण काल में हो चुकी थी, लेकिन इसका प्रयोग कब स्टार्ट हुआ था? मध्य पाषाण काल के लास्ट फेज में एंड नव पाषाण काल में। और इसकी जो है नियमित रूप से प्रयोग कब से स्टार्ट हुआ? न्यूलिथिक एज में। तो आग की खोज पहले ही हो चुकी थी, लेकिन इसका यूज जो है नियमित रूप से रेगुलरली वो न्यूलिथिक एज में स्टार्ट हुआ और मेसोलिथिक पीरियड के लास्ट फेज में। अब हम बात करते हैं कुछ मेजर चेंजेस जो कि मेसोलिथिक पीरियड में हमें दिखाई देंगे। तो उस समय मानव जो है उसके लाइफ स्टाइल में कैसा परिवर्तन आया था, क्या क्या परिवर्तन आया था? जो कि अभी तक हमने पैलोलिथिक एज में पढ़ा था कि आइस एज था, तो उस समय मानव के पास बहुत सारी चीजें नहीं थी, बहुत सारी चीजें विद्यमान नहीं थी, तो वो बस पत्थरों पे निर्भर करते थे। लेकिन यहाँ तक आते आते मेसोलिथिक पीरियड तक आते आते आइस एज पूरी तरह से खत्म हो चुका था और क्लाइमेट जो है वो वार्म होने लगा था। तो यहाँ पे एनिमल्स और प्लांटेशन भी शुरू हुआ था, थोड़े थोड़े जंगली पेड़ पौधे उगने लगे थे और इन्होंने उसका यूज अपने जीवन में किया। तो इस तरह से देखते हैं कि क्या क्या मेजर चेंजेस आए मेसोलिथिक पीरियड में। तो इस समय शिकार करने की तकनीक में परिवर्तन हुआ, वो तो होना ही था क्योंकि उनकी बुद्धि विकसित हुई, उनके पास खाने पीने के लिए अधिक चीजें उपलब्ध है, तो उनकी बुद्धि विकसित हुई और शिकार करने की जो तकनीक थी, जो टूल्स बनाने की टेक्निक्स थी, उसमें चेंजेस आए। अब मानव मछलियां पकड़ने लगा और पक्षियों का शिकार करने लगा, क्योंकि उनके पास टूल्स थे, अब पहले से अधिक शार्प टूल्स थे। तो अब जो है छोटे छोटे जानवरों का भी शिकार करने लगे, फिशिंग करने लगे, बर्ड्स का हंटिंग करने लगे। इसके कारण उनके पास जो है भोजन की उपलब्धता थी और अनेक स्थल
मेसोलिथिक एज के दौरान अस्तित्व में आए। चूंकि आइस एज खत्म हो चुका था तो एविडेंसेस अलग अलग जगहों से हमें मिले हैं। एक दृष्टि से मध्य पाषाण काल पुरा पाषाण काल और नव पाषाण काल के बीच का है, तो इसलिए इसको हम बोलते हैं इंटरमीडिएट फेज। मध्य पाषाण मेसोलिथिक फेज को क्या बोलते हैं? मेसोलिथिक एज को हम इंटरमीडिएट फेज बोल सकते हैं, क्योंकि ये जो है पैलियोलिथिक एंड न्यूलिथिक एज के बीच का पार्ट है, तो इसलिए इसे हम इंटरमीडिएट फेज बोलते हैं। और इसे हम ट्रांजिशनल फेज भी बोलते हैं, क्योंकि इस समय हमें बहुत सारे नए नए चेंजेस दिखाई दिए। इस काल में मनुष्य मुख्यतः शिकारी और खाद्य संग्राहक ही रहा, लेकिन उनके टूल्स में जो है वो चेंजेस आए और शिकार करने के जो तरीके थे उसमें चेंजेस आए। एमपी के आदमगढ़ और राजस्थान के बागोर से सबसे पहले पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। तो सबसे पहले एनिमल हस्बेंड्री के एविडेंसेस कहाँ से प्राप्त हुए हैं? एमपी के आदमगढ़ और राजस्थान के बागोर से। इसके अलावा लोगों ने जंगली किस्म के अनाज का उपयोग शुरू कर दिया था, क्योंकि क्लाइमेट जब वार्म हुआ उस समय जंगल भी दिखाई देने लगे, तो इसका यूज लोगों ने करना शुरू कर दिया था। सराय नाहर राय और मादाहा नामक स्थल से स्थायी निवास के प्रमाण मिले हैं। तो अभी तक जो हमने पढ़ा था पैलियोलिथिक पीरियड के तीनों फेज में, उस समय इस तरह का कोई भी परमानेंट रेजिडेंस उपलब्ध नहीं था, लेकिन मेसोलिथिक पीरियड से परमानेंट रेजिडेंस का भी एविडेंसेस प्राप्त होता है। अब हम देखते हैं कि इनका सोशल स्टेटस कैसा था। तो मेसोलिथिक पीरियड में लोगों का सोशल स्टेटस कैसा था? द सोसाइटी वॉज स्टिल एट द लेवल ऑफ बैंड सोसाइटी, यानी कि पूरी तरह से अभी सोसाइटी जो है पूरी तरह से सोसाइटी के रूप में नहीं आया था, एक सोसाइटी नहीं बना था उस समय, लेकिन फैमिली की अवधारणा यहाँ से विकसित हो चुकी थी। और इस समय मानव जो है अपने बुजुर्ग सदस्यों को बच्चों की देखभाल के लिए घर पर छोड़ते थे। तो इससे पता चलता है कि एक परिवार की अवधारणा जो है मेसोलिथिक पीरियड से स्टार्ट होती है, लेकिन पूरी तरह से सोसाइटी इस समय तक नहीं आया था अस्तित्व में। इसके अलावा शवाधान का तरीका, यानी कि मानव को इस समय से दफनाया जाने लगा था। तो मानव को दफनाने का सबसे पहला साक्ष्य कहां से मिला है? मेसोलिथिक पीरियड से। पुरा पाषाण काल में इसका कोई भी साक्ष्य प्राप्त नहीं होता है। सराय नाहर राय, महदाहा और दमदमा, सराय नाहर राय, महदाहा और दमदमा जैसे स्थलों से कब्रगाह स्थलों के साक्ष्य मिले हैं, यानी कि ये जो साइट से सराय नाहर राय, महदाहा और दमदमा, यहाँ से ब्यूरियल्स मिले हैं, मैनी ब्यूरियल्स। तो कब्रगाह स्थल कहाँ से मिले हैं? दमदमा, सराय नाहर और महदाहा से। और सबसे पहले ह्यूमन को, जो मानव को दफनाने का साक्ष्य मिला है, वो भी मेसोलिथिक पीरियड में मिला है। और पुरा पाषाण काल तक इस तरह का कोई भी एविडेंसेस प्राप्त नहीं होता है। अब हम बात करते हैं कल्चरल पर्सपेक्टिव। मेसोलिथिक पीरियड में लोगों के कल्चरल पर्सपेक्टिव कैसे थे? तो इसमें जो है चेंजेस तो आएंगे ही, नॉर्मल सी बात है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज हुआ था, तो अभी इनकी बुद्धि भी विकसित हुई, इनके पास खाने पीने के लिए चीजें थी। तो देखते हैं कि इनका सांस्कृतिक दृष्टिकोण किस तरह का था। तो इस समय तक जो लोग थे वो बेहतर आजीविका में आ चुके थे, लाइवलीहुड का इम्प्रूवमेंट हुआ था, क्योंकि क्लाइमेट वार्म हुआ था और इनके पास अधिक से अधिक चीजें उपलब्ध थी पहले की अपेक्षा अगर देखा जाए तो। कला के रूप में चित्रकला के विकास को प्रोत्साहित किया। हमने देखा था कि रॉक पेंटिंग्स स्टार्ट हुई मेसोलिथिक पीरियड में, और पेंटिंग्स में अलग अलग चीजें दिखाई गई थी। तो रॉक पेंटिंग्स जो है अच्छे से बनना कब से स्टार्ट हुआ है? मेसोलिथिक पीरियड से। मिर्जापुर में सुहागी घाटी, कहां से इसके एविडेंसेस मिले हैं वो देखते हैं रॉक पेंटिंग्स के। तो मिर्जापुर में सुहागी घाटी, एमपी में भीमबेटका, उड़ीसा में सुंदरगढ़ और संभलपुर। आंध्र, कर्नाटक और तमिलनाडु के अलग अलग जगहों से रॉक पेंटिंग्स के एविडेंसेस मिले हैं। ये रॉक पेंटिंग्स दो रूपों में हुआ करते थे। पहला तो चट्टान पर खुरच कर बनाया जाता था, जो कि उस समय जो भी उन लोगों के पास उपलब्ध होगा उसका यूज उन्होंने किया होगा। और जो है उस समय कलर भी आ चुका था, 16 कलर। सोचिए कि 16 रंग उस समय तक यूज किया जाने लगा था मेसोलिथिक पीरियड में। उनके पास जो भी कलर उपलब्ध होंगे, जैसे उन्होंने पत्थरों से, किसी पत्थर से रेड कलर या शाइनी कलर ले लिया होगा और ग्रीन कलर पत्तों से ले लिया होगा, इस तरह से जो है उन्होंने रंगों का उपयोग किया इन रॉक पेंटिंग्स में। तो 16 कलर उस समय एविडेंसेस मिले हैं, 16 कलर के। इनमें मानव, पशु, पक्षी और यहाँ तक कि छोटे छोटे जीवों की आकृतियों का भी चित्रण किया गया है।
यानी कि रॉक पे जो पेंटिंग्स बनाई गई हैं उसमें, उस पेंटिंग्स में मानव, पशु, जो भी चीजें उस समय तक थी, पक्षी और छोटे छोटे जीवों को भी बनाया गया है। तो कह सकते हैं कि ये जो रॉक पेंटिंग्स था, इसका उद्देश्य ये या तो एंटरटेनमेंट हो सकता है या फिर कोई रिचुअल्स हो सकता है कि उनका कोई भी रिचुअल्स ऐसा होगा कि उनको रॉक पे पेंटिंग्स बनाना है, तो इस तरह से उनका या तो एंटरटेनमेंट में यूज करते होंगे वो, या फिर उनका कोई ऐसा रिचुअल्स होगा। तो हमने मेसोलिथिक पीरियड को आज पढ़ा है और एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा। तो सबसे पहले यहाँ पे आइस एज खत्म होता है, मेसोलिथिक पीरियड तक आते आते आइस एज खत्म हो रहा है। क्लाइमेट वार्म हुई, क्लाइमेट जो है वो पहले की अपेक्षा वार्म एंड ड्राई होती है। आइस एज पूरी तरह से खत्म होगा तो क्लाइमेट वार्म एंड ड्राई होगी। इस समय फोना एंड फ्लोरा दिखने लगे। फोना एंड फ्लोरा कब दिखने लगे थे? मेसोलिथिक पीरियड में। यानी कि एनिमल एंड प्लांटेशन कब से स्टार्ट हुआ? मेसोलिथिक पीरियड से। ह्यूमन टू मूव न्यू एरिया, ह्यूमन जो है यहाँ से नए नए जगहों पे जाने लगे, क्योंकि यहाँ पे आइस एज खत्म हुआ था तो उनके पास अब जो है रहने के लिए अलग अलग जगह थी, तो वो ह्यूमन मूव टू न्यू एरिया मेसोलिथिक पीरियड में। इसको हमने क्या नाम दिया था? इंटरमीडिएट फेज। इंटरमीडिएट फेज हमने इसको क्यों बोला था? क्योंकि ये पैलियोलिथिक एज एंड न्यूलिथिक एज के बीच में आता है। एंड इसको हमने क्या नाम दिया था? ट्रांजिशनल फेज। ट्रांजिशनल फेज हमने क्यों बोला था इसको? क्योंकि इस समय बहुत सारे चेंजेस दिखाई देते हैं, तो इसलिए हमने इसको ट्रांजिशनल फेज का नाम दिया है। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि स्टोन एज में इंटरमीडिएट फेज एंड ट्रांजिशनल फेज किसे कहा गया है, तो वो मेसोलिथिक पीरियड को कहा गया है। और इस समय क्या क्या होता था? फिशिंग होता था, हंटिंग एंड गैदरिंग तो होता ही था, एंड एनिमल डोमेस्टिकेशन स्टार्ट हो गया था, एंड प्लांटेशन स्टार्ट हो गया था, और जंगली पेड़ पौधों का भी यूज इन्होंने खाने पीने में स्टार्ट कर दिया था। और इस समय के टूल्स कैसे होते थे? माइक्रोलिथ्स। इस समय के टूल्स को क्या बोला गया है? माइक्रोलिथ्स, यानी कि छोटे छोटे पत्थरों के बने होते थे। तो इस तरह से जो है हमने आज मेसोलिथिक पीरियड को पढ़ा है। एंड अगले क्लास में हम देखेंगे नियोलिथिक पीरियड की बात करेंगे। अगले क्लास में हम नियोलिथिक पीरियड पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आज का क्लास यहीं खत्म करते हैं। हिस्ट्री पढ़ने के लिए हमारे साथ बने रहें एंड एग्जाम हंट ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें, क्योंकि आपको यहाँ पे क्लास में जो भी पढ़ाए जा रहे हैं उसके सारे नोट्स फ्री में अवेलेबल हैं। तो आज के लिए इतना ही। आप सबको धन्यवाद।